अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान में इस वक्त मुक़तदरा हुकूमत और अदलिया के माबैन इख्तिलाफात की खबरें किसी से भी ढकी छुपी नहीं। इख्तिलाफात की नौइयत अब उस मकाम तक पहुँच चुकी है कि कोई एक फरीक भी ये कहने की पोजीशन में नहीं कि ये इख्तिलाफात चाय की प्याली में तूफ़ान की तरह हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं। ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशस्तों के फैसले के खिलाफ हुकूमत खुलकर सामने आ चुकी है। हुकूमती बयानात से दिखाई दे रहा है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने देगी। इस फैसले ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अक्सरियत क्या सोच रखती है। पीटीआई पर पाबंदी के फैसले का ऐलान करके हुकूमत भी वाज़ेह कर चुकी है कि इस वक्त वो एक पेज पर है। ये है वो हालात जिनके बायस दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में सुबह से रात तक कई तरह के साजिशी नजरियात ज़ेरे बहस हैं। क्या अदलिया के अक्सर जजेस और हुकूमत के माबैन मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ कौमी असेंबली तोड़ने पर मजबूर हो सकते हैं? अगर शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत खत्म नहीं करते तो क्या वो अदालती फैसलों के नताइज भी भुगतने के लिए तैयार होंगे? क्या शहबाज शरीफ के पास इतनी सियासी ताकत है कि वो किसी के कहने पर अदलिया के सामने मुकम्मल तौर पर डट जाएं और फिर उनकी हुकूमत सरवाइव भी कर जाए? या फिर आने वाले दिनों में खुद अदलिया के अंदर से ही कुछ जजेस को लेकर क्या बड़े फैसले आ सकते हैं? क्या मुल्क में इमरजेंसी प्लस के हालात जन्म ले रहे हैं? क्या इस इमरजेंसी का मकसद भी 2007 वाला होगा जिसमें कई जजेस को घर भेजने की कोशिश की जाएगी? क्या कोई टेक्नोक्रेट सेटअप तश्कील दिया जाएगा? 15 जुलाई को वजीर इत्तलात की तरफ से पीटीआई पर पाबंदी लगाने के फैसले के ऐलान के बाद जिस तरह सियासी जमातों, इत्तेहादी जमातों, कानूनी हलकों और मीडिया का मौक़िफ़ सामने आया, उसके बावजूद क्या हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाएगी? क्या अदलिया ये पाबंदी लगने भी देगी? क्या नवाज शरीफ किसी के कहने पर अपनी जमात पर इतना बड़ा दाग लगा देंगे जिसको मिटाना शायद शरीफ खानदान की आने वाली नस्लों के लिए भी इतना आसान ना हो? क्या अब की बार भी अदलिया को कंट्रोल करना माजी की तरह ही आसान होगा? इन सब सवालात के बाद सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान के हालात अब वाकई इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां कुछ ना कुछ बड़ा होकर रहेगा? आज हमारे सियासी हालात और सूरत हाल ने पूरे मामलात को अपने अंदर घेर रखा है। क्या इससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा? गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद और जैगम खान। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सियासी दर्जा हरारत नुक्ता उबाल पर, शहबाज हुकूमत की बका पर सवालिया निशान। क्या निज़ाम ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गया? शहजाद साहिब, गुज़िश्ता 2 दिन में वैसे तो छुट्टी थी 9-10 मुहर्रम की सूरत हाल, लेकिन हम ये देखें तो इस्लामाबाद पिंडी से जिस तरीके से खबरें और फिर उनके ऊपर गुफ्तगू और अमल, रद्द अमल पर रद्द अमल, ये सारे मामलात होते रहे। आने वाले दिनों को लेकर बहुत सी गुफ्तगू होती रही। साजिशी मफरूजात कहा जाए, हकायक हैं या क्या है, मगर टकराव बहुत शदीद दिखाई दे रहा है। अपनी अपनी पोजीशंस ले ली गई हैं। क्या निज़ाम ब्रेकिंग पॉइंट पर है इस वक्त? अच्छा देखें, क्या ब्रेकिंग पॉइंट पे आना भी चाहिए था या नहीं? इस वक्त जो बड़ी जंग है, सियासी जंग, वो पंजाब में हो रही है या सेंटर में हो रही है या कहाँ होनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो पीएमएलएन अगर अपनी सियासत को की बका चाहती है और सियासत अपनी को बेहतर करना चाहती है तो पंजाब मैदान है ना उसका। सेंटर में तो कुछ भी नहीं है। वो तो ये 24-25 किलोमीटर का इस्लामाबाद का एरिया है और बाकी तो पंजाब में असल मैदान है। तो वहाँ पर उसकी जो हुकूमत जो है पीएमएलएन की, अगर उस पर फोकस करें और यहाँ पे एक तूफान मचाने की कोशिश ना करें तो उससे उनकी पंजाब की हुकूमत को भी बेहतर तौर पे चलने का मौका मिलेगा। लेकिन जिस किस्म के सोच लेके ये चल रहे हैं सेंटर में, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ ताकत है और कुछ भी नहीं है, ताकत से है। और ये ताकत का जो उनको एक साख अपनी जो है वो खिसकती नजर आती है, उससे उनकी 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 ताकत को भी असरअंदाज हो रही है। और ये ताकत का जो एक खुमार है, ये परेशान किया। हालांकि सियासत तो पंजाब में होनी चाहिए थी। देखिए, किसी भी हुकूमत का एक कानूनी जवाब होता है और एक अखलाकी जवाब होता है, बल्कि कानूनी जवाब से ही अखलाकी जवाब जन्म लेता है। जिस इलेक्शन के ऊपर इतने सारे सवालात हों कि उसके ट्रिब्यूनल भी अभी नहीं बन पाए, उसके ऊपर कोई फैसले नहीं हो पाए, या जिस किस्म के फैसले हो रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, तो फिर उसका कानूनी जवाब और इखलाकी जवाब जो है उसके ऊपर सवालात आ जाते हैं और उससे साख मुतासर होती है। तो ये बुनियादी के तौर पर एक कमज़ोर हुकूमत जो अपनी बका के लिए हाथ पाँव मार रही है, इसके अलावा और इस वक्त इस हुकूमत की हैसियत कुछ नहीं है। फिर उसके बाद जिस तरह हाइब्रिड निज़ाम का ये हुकूमत खुद से
एक पेज का जिक्र किया आपने, उसको हाइब्रिड कह लीजिए, एक पेज कह लीजिए, ये बड़ी आजकल एक टर्म निकल चुकी है। तो बहरहाल उसके साथ अगर अपना जवाब एक पेज बनाते हैं तो वो पेज फटने में या कटने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लेता। और उसकी बुनियादी जो वजह होती है वो ये होती है कि कोई हुकूमत जो है वो इस हद तक साख अपनी खराब कर ले कि उसके साथ जो लोग अटैच हैं उसमें कोलिशन पार्टनर्स भी शामिल हैं, उन सबको अपनी साख असरअंदाज होती नजर आए तो अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। यही हाल उस एक पेज का होगा जब अपनी साख शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरत, जब शहबाज हुकूमत की बका की हम बात कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि एक कमजोर हुकूमत है। क्या वो कमजोर हुकूमत जिम्मेदार है और क्या वो खुद इतने बड़े फैसले ले सकती है जहां वो खड़ी, जब वो हाइब्रिड भी है और कमजोर हुकूमत भी है? और आपने इंतखाबात की भी बात कर दी। बिल्कुल ले सकती है। इस हुकूमत से, किसी भी हुकूमत से ज्यादा ताकतवर और कुछ नहीं है। यानी बहुत सारी जगहों के ऊपर ये जो हम बार बार हाइब्रिड हाइब्रिड एक पेज की बात करते हैं ना, ये मेरे ख्याल में बहुत एग्जेजरेटेड सोच है। हुकूमत का बुनियादी काम मईशत था ना, तो मईशत तो सियासी इस्तेहकाम के साथ आती है। इस सियासी इस्तेहकाम की तरफ ये जाना नहीं चाह रहे, ये एक पार्टी को बैन करना चाह रहे हैं। तो क्या शहजाद साहब जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमती जमात पर है? हमने गुज़िश्ता भी एक दौर देखा, वहां भी हम ये हुकूमत और अपोजिशन की जिम्मेदारियों पर बात करते रहे, जो पीटीआई का वन पेज था। जहां जहां वन पेज होगा वहां पर यही कुछ होगा जो आपके सामने हो रहा है और जो होता आया है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, उससे साख मुतासर होती है उन लोगों की भी जिनके नाम लेके एक वन पेज के ऊपर आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से कोई सियासी इस्तेहकाम चाह रहे हैं या कोई मईशत, तो दूर की बात है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मईशत आएगी। एक चीज और है, पीडीएम के दौर में इन्होंने मुकदमात खत्म किए, सही, उसका फायदा हुआ पीएमएलएन को बहुत बड़े तरीके से और बाकी पार्टीज को, पोलिटिकल पार्टीज को, कुछ सिलेक्टेड पार्टीज को। इस दौर में मुझे लगता है कि ये अपनी सियासी मुखालफत खत्म करना चाह रहे हैं और यही वजह है कि आपको एक मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं जो कि सियासी मंजरनामे में आपको या किसी भी पाकिस्तानी को कुछ परेशान करती हैं कि हम इस्तेहकाम की तरफ बात बिल्कुल से नहीं जा रहे। तो ये मुझे ये इस तरह की सोच लगती है। बका इससे निकलती है या नहीं निकलती, मेरा ख्याल है उसका ताल्लुक इससे होगा कि इसकी परफॉर्मेंस मईशत के माशी मैदान में कैसी रहती है। और अगर नहीं रहती, क्योंकि जाहिर है मामलात अब बाकी जो ऑब्टेनिंग कंडीशन है वैसी नहीं है, हालात वैसे नहीं है, तो फिर किस तरीके से मईशत बेहतर होगी? तो फिर उस सूरत में सवालात पैदा हो जाएंगे। हाँ, ये भी मुमकिन है ये कहें मुखालफत खत्म कर दी, तहस नहस कर दी, आप भले एक और इलेक्शन करवा लो। ठीक, तो बहरहाल इस रास्ते पे मुझे चलते नजर आ रहे हैं। दुरुस्त। अफसार साहब, मौजूदा बहरान क्या वाकई मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है? अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत, सबकी सफबंदियां हैं। सियासी अदालती जंग में हाइब्रिड सिस्टम का क्या बनेगा? हाइब्रिड सिस्टम का मैं तो आपको पिछले 2 साल से कह रहा हूँ नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ मेरी मुखालफत की गई कि चलेगा, यही चलेगा, देख लें, चल पड़ा है तो बता दें। और जहाँ तक तो ये आपके सवाल का जवाब है। कोई और सवाल है तो बताएं। सर, सवाल यही है कि अगर जहां हाइब्रिड सिस्टम भी नहीं चलेगा तो फिर किस तरीके से मामला आगे बढ़ेगा? क्योंकि अभी तो इलेक्शन हुआ है, इंतखाब हुआ है, और अगर हुकूमत की बका पर सवाल हो रहा है, खुद शहबाज साहब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, असेंबलियों की तरफ बढ़ेंगे, खुद घर जाएंगे, अदालत के सामने स्टैंड ले गए हैं। जिस जमात को अदालत कह रही है कि वो सियासी जमात है, वो कह रहे हैं इसको हम बैन करेंगे, तो फिर क्या जिम्मेदारी किसकी? देखिए एक तो सियासी जमात को बैन करना मैं नहीं समझता कि बहुत सेहतमंदाना रुझान है। लेकिन मैं उमर अयूब का बयान पढ़ रहा था आज या कल, उसने कहा किसी का बाप भी पीटीआई को बैन नहीं कर सकता। तो मुझे फिर बाप से उनके बाप और उनके बाप याद आ गए कि सबसे पहले इस मुल्क में सियासी जमातों को बैन तो अयूब खान ने किया था, जमात इस्लामी को बैन तो अयूब खान ने किया था। तो इस तरह आपने भी अभी जिक्र किया कि शरीफ की आने वाली नस्लें, मैं इन अल्फाज पे मेरी सख्त ऑब्जेक्शन है। मतलब इसलिए कि किसी के बारे में हमने ज़ुबान इतनी इस टीवी चैनल से इतना सख्त अल्फाज इतने आम कर दिए हैं कि अब वो नॉर्म बन गया है। हर कोई जितना मर्जी जिसका जो दिल करता है मुंह में उठा के कह देता है। तो आने वाली नस्लें, शरीफ ख़ानदान की पता नहीं क्या होगा। ये आपने देखा अयूब खान की आने वाली नस्लें क्या कर रही हैं? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने नेशनल अवामी पार्टी नैप पे बैन लगाया था, उसकी आने वाली नस्लें क्या कर रही हैं? देखिए, आइन और कानून में जो चीज़ है वो है, उसकी बुनियाद पे आने वाली नस्लों को ताने देना मुनासिब नहीं है। और जो आइन में नहीं है और फिर की जाती हैं उस पर आप ज़रूर कहें, देख लें है कोई कारवा नहीं है ना। अब आपका सवाल एक ओरिजिनल था। देखिए कि मैंने जो पीटीआई की अभी तक की तारीख देखी है, तारीख के 2 हिस्से हैं पीटीआई के, एक प्री पाशा और एक पोस्ट पाशा। उसमें तो चलें जो भी उन्होंने किया वो ठीक रास्ते पे चल रहे। उसके बाद जो कुछ किया आज तक, मुझे एक एग्जांपल दिखा दें
कि हुकूमत ने कोई काम किया हो, कोई अच्छा बुरा छोड़ दें इसको, और पीटीआई ने उसकी सपोर्ट की हो। यहां तक कि एपीएस में बच्चे कत्ल कर दिए गए सैकड़ों बेगुनाह दहशतगर्दों ने, और ये धरना दे के बैठे थे, इनकी मिन्नतें की गई कि आप उठ जाए, नहीं उठ रहे थे। अब सर साहब सियासी तौर पर पता है कलामी की मदद सियासी तौर पर तो पीट, हाँ वो पता है पीटीआई तो सियासी जमात मानती नहीं ना किसी को अपने अलावा। मैं आपकी माजरत कबूल नहीं करता। अच्छा, मैं आपकी माजरत कबूल नहीं करता जवाब दे कलामी की। अच्छा, ठीक है, और जिस वजह से उठाया, जिस तरीके से उन्होंने उठाया गया, वो वजह मैं यहाँ बता नहीं सकता। तो तब उनका धरना उठा। मैं एक इतने संगीन वाक़े पे, इतने संग दिल हैं ये, इतने गैर सियासी रवैये हैं इनके कि ये वो नहीं कर सकते। तो ये मकसद क्या है? मकसद है कि इस मुल्क की मईशत ठीक ना हो जाए, हमारी अना कायम रहनी चाहिए, मईशत सही ख़राब होती है तो हो जाए। तो ये पीटीआई की पॉलिसी है। उन्होंने हर बंदे पे अटैक किया है, हर उस इदारे पे अटैक किया है जो उनकी राय में राय नहीं मिलाता, जो उनके म्यूज़िक में म्यूज़िक नहीं मिलाता। वो सही या गलत इसको छोड़ दें आप। तो ये जो फैशिज्म है ना, ये हमें नजर आ रहा है 10 सालों से। जिनको नजर नहीं आ रहा, चाहे वो अदलिया में बैठे हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हो, चाहे मीडिया में बैठे हो, वो मेरा कसूर नहीं है, वो उनके विजन का कसूर है। वो खुद अपने आप से जाके सोचें कि और फैशिज्म क्या होता है। और दूसरी बात, ये झगड़ा हुकूमत का और अदलिया का तो है ही नहीं। नहीं, मैं ये तो मैंने शुरू देखे ना, ये है मीडिया की जो ट्विस्ट होती है, स्पिन होता है। मैंने फिक्रा शुरू यहाँ से किया, मैंने फिक्रा शुरू यहाँ से किया कि ये सेहतमंदाना रुझान नहीं है। मैंने तो बात यहाँ से शुरू की है। मैं बता रहा हूँ, ये लड़ाई अदलिया की और हुकूमत की नहीं है। ठीक है, तौहीन अदालत लगानी है ना, तो अदलिया हिम्मत करे और करे इलेक्शन कमीशन पे तौहीन अदालत लगाए जिसके साथ लड़ाई है, और स्पीकर कौमी असम्बली के साथ जिसके साथ लड़ाई लगाए उस पर तौहीन अदालत। मैं भी देखता हूं कि अदलिया में कितनी जान है। खाली एक गरीब सिविलियन को पकड़ के उस पर तौहीन अदालत लगा के अपना जिस जो अपने प्यारे का मुखालिफ है, उस एमएनए को तो आप 5 साल के लिए नाअहल करार दे दें, और जो अपना प्यारा ना हो उसका जो मर्जी कहता रहे उसको आप, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। तो ये लड़ाई जो है ना, ये अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान है। अदलिया को चाहिए फैसले पे अमल ना हो तो लगाएं तो आईने अदालत, मुझे कोई इस पे एतराज नहीं। ठीक हो गया जी। ज़ैगम साहब, ये तासुर और तकसीम हमें कहीं बहुत दूर लेकर चला गया है। आईनी, कानूनी, अदालती, सियासी बहरान एक बंद गली में है। इंतजामिया, अदलिया के पास बाहर निकलने के लिए क्या ऑप्शंस मौजूद है इस वक्त यहाँ पर? देखिए, वो मशहूर है कि जब बगदाद के किले के बाहर तातारी आ पहुंचे थे तो अंदर उलमा मुनाजरे कर रहे थे। इस वक्त हमारी अशराफिया के लाल किले को अवाम ने घिराव कर लिया है और ये आपस में मुनाजरे कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर उलझ रहे हैं, कि देख नहीं रही हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। इनके दहाइयों की जो गुनाह हैं, जो गलतियां हैं, जो ब्लंडर्स हैं, जो लालचें हैं, वो कौम को इस वक्त कहाँ लेकर आ गई है और उसके असरात अवाम के जहनों पर क्या हैं। दे हैव बिकम ब्लाइंडेड। कोई इनकी आंखें खोल दे, इनको छत पे ले जाए, इनको कहे जरा 360 डिग्री ऐसे चूं चूं करके घूम के जरा देखो। वो जो कहा था ना किसी ने कि कोठे पे चढ़ के देख लो, दुनिया गोल है। ये कोठे पे चढ़ के देखने को तैयार नहीं है कि दुनिया गोल है, बाहर क्या हो रहा है। फाशिज्म कल भी थी, फाशिज्म आज भी है। डायनेस्टीज वो भी गलत है, डायनेस्टीज ये भी गलत है। अवाम पे सेंटर्ड प्लानिंग, अवाम के सेंटर्ड पॉलिसीज, अवाम की मईशत कल भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हम अपनी मंजिल से मजीद दूर से दूर होते चले जा रहे हैं। अब जहां पर हम पहुंचे, देखिए यहां पे निज़ाम को बहुत जल्दी एक कुर्बानी के बकरे की ज़रूरत होगी। उस बकरे से काम नहीं चलेगा। अब बकरों का टाइम गुजर गया, अब रेवड़ की कुर्बानी का टाइम है। लेकिन कुर्बानी ज़रूर होगी। अब किसकी होगी? आप देखिएगा कि हर कोई अलग बकरे की कुर्बानी चाहेगा। जो हाउस ऑफ शरीफ है वो कुर्बानी देना चाहेगा वजीर खजाना की। सारा बोरा डालेंगे वजीर खजाना पर, और आपको पता है किसको लाने की कोशिश करेंगे? क्या वजीर आजम साहब, जैसे आपने एक सवाल उठाया, असेंबली की कुर्बानी देने को तैयार होंगे? अल्लाह अल्लाह,
मतलब तो इमेजिनेशन, माइंड बॉगलिंग है। 2022 में जब वो दोबारा इलेक्शन करा के असेंबली तोड़ के आसानी से वापस आ कर सकते थे, उस वक्त जुर्रत नहीं की। इस वक्त तो बाहर बहू बैठा हुआ है, असेंबलियां तोड़ने का आप सोच नहीं सकते, सब कुछ हाथ से निकलेगा। इस वक्त तो जितनी देर पकड़ सकते हैं ये पकड़ के रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। अब क्या ये इंतजार करेंगे छींका टूटने का? क्योंकि एक तब्दीली साहब ऑल्टरनेटिव बन जाते हैं। अगर आपको याद हो तो पीटीआई के दौर में भी खान साहब ये समझा करते थे कि कोई मुतबादिल नहीं है, अब तो सिर्फ मैं ही मैं हूं। तो मुतबादिल तो अगर तलाश करने हो, बल्कि मेरा ख्याल है कोई ना कोई सेकंड थर्ड ऑप्शन के तौर पे अपनी सीवीज रख चुके होंगे और मौजूद होंगे, वहां भी काम हो रहा होगा। बैठा हुआ शायद सोचता है कि कोई चल नहीं सकता। अल्टरनेटिव आप मुझे बताइए, देखिए इस वक्त जो हालात हैं, पीडीएम में से कौन होगा? ये कह सकते हैं कि जनाब वजीर आजम साहब आप चले जाएं, भतीजे को दे दें। अब देना तो किसी रिश्तेदार को है ना, आप भतीजी को इधर ले आए, वहां पे भतीजे को रख दें, समधी को वजीर आजम बना दें, मियां साहब को वापस ले आए। रिश्तेदारों की लिस्ट देखनी पड़ेगी ना, ये 2 ओहदे तो रिश्तेदारों के लिए हैं। अब फैमिली ट्री देखना पड़ेगा कि फैमिली ट्री में कोई दूसरा बंदा जो है वो कौन आ सकता है, या फिर पीपल्स पार्टी के हवाले करें। सही। जो सदर पाकिस्तान है वो कहेंगे मैं सदारत छोड़ता हूं, खुद आता हूं, वो तो बेटे को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। या चलें बुरी कुर्बानी देंगे, वो कहेंगे कि मैं खुद नहीं बनता, मैं इधर ही बैठा हूं, मेरे बेटे को बना दो। ठीक हो गया। इन 2 पार्टियों में से और कौन आएगा? किसको ये देंगे? सही। और इसके बाहर जो गुंजाइश है, बाहर तो एक ही पार्टी बैठी है इस वक्त। या तो ये इस तरह से गवर्नेंस करें कि अवाम में दोबारा से मकबूल हो जाएं, जो बहुत बरीद कयास लगता है, लेकिन कम से कम जो इस वक्त कर सकते हैं वो ये सोचें कि जो भी कीमत है इस वक्त जो ठीक काम करना है वो कर गुजरो, तारीख के लिए कर गुजरो, अवाम के लिए कर गुजरो। इस वक्त ये इनको सोचना चाहिए। ठीक है जी, सोचने की बात करें। इफ्तिखार साहब, अदलिया से टकराने के लिए बड़ी सियासी हिमायत और मुक़्तदरा की पुष्ट पनाही चाहिए होती है। शहबाज साहब के पास वज़ीर आज़म साहब मुक़्तदरा भी पीछे है, चीफ जस्टिस साहब तक की भी हिमायत मिल सकती है। जो अक्सरियती जज खड़े हैं, जो कि अक्सरियती फैसला आया है जिसके ऊपर हुकूमत दबाव, गुस्से, डिप्रेस दिखाई देती है, आपके ख्याल में वहाँ शहबाज साहब डट सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चीज़ें स्मूथली आगे निकाल लेंगे? देखिए बात यह है, ये सारी गुफ्तगू हमने की, इसका नतीजा क्या है? सपोज कर लेते हैं कि हुकूमत ख़त्म होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है ना, और तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, निकाल भी सकते हैं, यही तो सवाल पूछे कि स्मूथली आगे निकाल लें। शहबाज साहब इस सिचुएशन से स्मूथली आगे कैसे निकाल लें? ये तो पूछा है मैंने आपसे, कैसे निकाल लें? जब साजिशों का जो वास्ता और तल्लक है वो 2011 से शुरू हुआ हो, तो कैसे निकलेंगे? ये तो लोग ऐसे ही नवाज शरीफ की फैमिली का नाम लिए फिरते हैं और आसद ज़रदारी को थोड़ा सा बख्श देते हैं। खेल तो ये है कि इन दोनों ख़ानदानों को ख़त्म कर दिया जाए इस सियासी मंजर से। अच्छा। और इसकी कोशिश जारी है आज भी। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कोशिश है क्या? सोच लें दोबारा। मैं फिर कह रहा हूं, आवाम के लिए तो कुछ नहीं हो रहा। ये ठीक कह रहे हैं आप। बेरोजगारी के खात्मे के लिए कौन सा जलसा हुआ है, जुलूस हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पिछले 3 महीनों में? कोई भी नहीं। किसको दिल में दर्द है जो हमें बताता है आइन ये कहता है, आइन वो कहता है? आइन में बहुत कुछ पाकिस्तान के अवाम के लिए भी लिखा हुआ है। किसने मुझे बताया है? सुबह से लेकर शाम तक मैं दोनों तरफ से मैं। ये खत्म हो सकती है? मैं ये नहीं हो सकती अब। क्यों? ये नहीं खत्म हो सकती। मुल्क बड़ा है, इनकी मैं बड़ी है। ये इनके लिए मैं बड़ी है, मुल्क इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। ये ना करे। मैं क्यों ना कहूं, ये हो रहा है। आपके टीवी पे हो रहा है, आप और हम कर रहे हैं। ये कुछ सब्जेक्ट है जो हम जेरे बहस लेके आए हैं। सर हो क्या? आज हमारा पहला, एक मिनट ठहरो, पहला सवाल सियासी दर्जा हरारत नुक्ता उबाल पर है। तो यही हालात है। साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, लोगों की ये जब मैंने कहा तो आपको उलझन होगी। नहीं, आप कोई और बात कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि नुक्ता उबाल पे है। अब उबलने के बाद हंडिया से नीचे जो दूध गिरेगा वो जल जाएगा। और गिरेगा क्या? 2 सियासी पार्टियां टारगेट हैं। तीसरी सियासी पार्टी इस उबाल में इजाफा करने के लिए कि पाकिस्तान की जो सालमियत है,
वो भी स्ट्रेक पे चली जाए। आई एम सॉरी टू से दीज वर्ड्स। तो जो पार्लियामेंट में है वो अक्लमंदी का कौन मुजाहरा करें, पार्लियामेंट ना में इनकी बातों- गए, जो बाहर पार्लियामेंट बैठे में हैं, जा ही नहीं उनकी रहा बातों में कोई। ना आए। ओ भाई पार्लियामेंट में गए नहीं, जाते ही नहीं। ये डिबेट सारी पार्लियामेंट में हो ही नहीं रही है। ये डिबेट हो रही है टीवी के मुनाजरों में, प्रेस वो तो कॉन्फ्रेंसों आके में। ऐलान कर देते, हमने सोचा हम जमात पे पाबंदी लगाएं और आर्टिकल 6 लगा दें। आप एक मिनट, कौन आर्टिकल 6? आप देखो, ये हुकूमत ने ऐलान मुझे तो लगता है बास का आप बात को मुकम्मल जानबूझ के नहीं करने देते हमें। नहीं आप करें। मैं कर रहा हूँ। आपने असेंबली की बात की, मैं जवाब देने लगा तो आप बीच में कहीं और आ गई। असेंबली में तो ये बहस है हो ही नहीं रही। ये बहस तो हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसों में। ये बहस तो आप और मैं कर रहे हैं। असेंबली में कौन गया इस बहस को लेके? सही कि किसने जाके कहा है कि जनाब एडहॉक जजेस के मामले पे असेंबली में डिबेट शुरू की हो? किसने की है? किसी ने नहीं की है। दुरुस्त वो जो 8-3 का या 8-5 का फैसला आया है उस पर कौन गया असेंबली में कोई भी संजीदा डिबेट करने के लिए? टोटली एग्रीड, टोटली एग्रीड। वहां पे किसने जाके मुतालबा किया है कि जनाब वजीर आजम आप इस्तीफा दें क्योंकि यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी? और इस सवाल को करने के लिए असेंबली का फ्लोर है, सड़क नहीं है, टीवी के प्रोग्राम नहीं है। वहां जाके साबित करें कि सर आपके पास इतने नंबर नहीं है और खड़े होके गिनाएं 1 2 3 4 हमारे पास इतने नंबर हैं, आप घर जाएं। ठीक हो गया। ये बात असेंबली में हो ही नहीं रही। ये खेल बार हो रहा है और इस खेल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत पहले बेहतर नहीं, हर रोज तबाह हो रही है। और ये है वो साजिश जिसको मैं पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कहता हूं कि आज तक इतनी घिनौनी साजिश नहीं हुई जो ये हो रही है सियासत की आड़ में। एक मिनट, मैं कहता हूं ये शख्स इलेक्ट हो जाता है सुबह किसी भी ज़िमनी इंतखाब में, आके ये मसाइल हल कर सकता है इक़्तिसादियात के? नहीं। तो फिर इशू क्या है? इशू यही है कि तो ये मैं को खत्म करना पड़ेगा। करते हैं हमारे लिए फोरम जो बहुत बड़े मामला हैं सियासी आईनी कानूनी, उन्हें पार्लियामेंट के फ्लोर पे लेके जाएं, वहां मामला रखें और हल करें। इफ्तिखार साहब की बात बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे एडहॉक जजेस हुकूमत तैनात करना चाह रही है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है, हुकूमत कह रही है कि क्यों ना करें, जबकि पीटीआई कहती है कि क्यों करें। इसी क्यों को तलाश करेंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पीटीआई ने एडहॉक जजेस के मामले पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाने का ऐलान कर दिया है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक तातीलात के दौरान 4 एडहॉक जजेस को 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट लाना बदनीयती पर मबनी है। उन्होंने कहा कि एडहॉक जजेस आजाद अदलिया के लिए मुज़िर हैं। मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जा रहे हैं। जजेस इस मामले को मुतनाज़े न बनाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की जानिब से 4 रिटायर्ड जजेस को सुप्रीम कोर्ट के एडहॉक जजेस बनाने के फैसले पर कानूनी और सहाफती हलकों में भी बहस का सिलसिला जारी है। नामजद रिटायर्ड जजों में से जस्टिस रिटायर्ड बशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़िर ने एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली है, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मजहर मियां खेल और जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद अपनी खिदमात अंजाम देने पर रजामंदी का इजहार कर चुके हैं। इस बात का भरपूर इम्कान है कि कमीशन इन 2 रिटायर्ड जजेस की नामजदगियों को मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर करे। कई वकला ये तजावीज़ दे रहे हैं कि एडहॉक जजेस को आईनी और सियासी नौइयत के मुकदमात सुनने वाले बेंचेस में शामिल नहीं होना चाहिए। वकला एडहॉक जजेस की तकर्रुरी के बारे में मुनक़सिम है। आज़ाद ग्रुप के अरकान एडहॉक जजेस की तकर्रुरी की हिमायत कर रहे हैं, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत कर रहा है। आइन के आर्टिकल 182 के तहत एडहॉक जजेस की तकर्रुरी आर्जी तदबीर के तौर पर मौजूद है। इससे पहले भी 22 जजेस को एडहॉक बुनियादों पर तैनात किया जा चुका है, मगर इस मरतबा एडहॉक जजेस की टाइमिंग को लेकर अहम सवालात ज़ेरे बहस हैं। बड़ा सवाल यही है कि एडहॉक जजेस की तकर्रुरी का फैसला ऐसे वक्त में ही क्यों किया जा रहा है जब अदालत की जानिब से अहम कानूनी, आइनी और सियासी उमूर के फैसले आ चुके हैं, जबकि कई अहम फैसले आने जा रहे हैं। इंतजामिया और अदलिया के दरमियान इख्तिलाफात ही नहीं बल्कि जजेस के अंदर सोच का फ़र्क भी इस फैसले के हवाले से अहम सवालात खड़े कर रहा है। इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के लिए। माजी में एडहॉक जजेस की नज़ीरें, अब की बार मखसूस हालात और टाइमिंग, क्यों एडहॉक जजेस की तकर्रुरी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, माजी भी मौजूद है और ऐसा होता भी रहा है। हर बार में जब ज़रूरत महसूस की और समझा यह लगाया गया, क्यों अब क्यों नहीं। मेरा फिर वो सवाल है कि ये मामला आप कह रही हो कि लेके जा रहे हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जाते? फिर देखें ना, आराम से तहम्मुल से बात करने की। ये जो कैमरे की स्क्रीन पर कब्जा किया हुआ है इससे हटें।
इसी इशू को लेके पार्लियामेंट में जाएं और अपना नुक्ता निगाह वहाँ पे रखें। और मैं ये मानने को भी तैयार नहीं हूँ कि पार्लियामेंट में ये इनकी ताकत नहीं है। पार्लियामेंट में बहुत अच्छी ताकत है इनकी। चले मैं मानता हूँ कि वो पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाते, और भाई तुम पार्लियामेंट का इजलास तलब कर सकते हो, तुम्हारे में पास इतने नंबर्स हैं कि तुम दरखास्त स्पीकर को दो और पार्लियामेंट का इजलास तलब करो, और पार्लियामेंट के इजलास में ये डिबेट लेके आओ कि ये जो टाइमिंग और मखसूस हालात, आप दो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो कि टाइमिंग और मखसूस हालात, तो फिर ये आईने पाकिस्तान बताएगा 182 के बारे में कि क्या इसमें मखसूस हालात और टाइमिंग के बारे में कोई बात की गई है या नहीं की गई है, या हर बात वो होगी जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। गो टू द पार्लियामेंट, यूज दैट फ्लोर। खुदा के वास्ते पाकिस्तान के अवाम को ज़हनी मरीज मुकम्मल तौर पे मत बनाओ। एतराज तहरीक इंसाफ करी, उसने मुस्तरद किया, वो वहां भी नहीं जा रहे। अगर आप वैसे तारीख पिछले कुछ अरसे की देखें तो वो हर मामला अदालत ही लेकर गए हैं। वो ट्रस्ट ही नहीं करते अपने साथ बैठी पॉलिटिकल पार्टी। ये उसकी वजह फिर मुझे आज फिक्रा कहने दीजिए जो मैं नहीं कहना चाह रहा था। क्या? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस एक खास सियासी सोच के हामिल थे, और उन्होंने सियासी सोच का साथ दिया और उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटका दिया। ये उसी वक्त समझ आ गई थी हमें कि जज जिनकी सियासी सोच होती है उनके फैसले कितने नुकसान पहुंचा सकते हैं पूरे के पूरे मुमलकत को, पूरे के पूरे निज़ाम को, पूरी की पूरी रियासत को और पूरी की पूरी सियासत को। ठीक हो, ये हकीकत है। अच्छा। कि वो जो जजेस थे उनके सियासी अज़ाइम थे और उन्होंने बाद अज़ा सियासी अज़ाइम का इजहार किया, करते रहे। इस सियासी जमात को चाहिए कि उनके हाथों में मत फैले, पार्लियामेंट में जाए, ये सवाल पार्लियामेंट के फ्लोर पे उठाए। ज़ैगम साहब, ये एडहॉक जजेस की तकर्री का फैसला, इसके साथ ही साजिशी मफरूजात की भी एक भरमार है। जितनी गुफ्तगू, जितनी बातें, कोर्ट पैकिंग, मतलूबा फैसले हासिल करने की कोशिश, इमरजेंसी के लिए कानूनी राह हमवार करना, अहम फैसलों पर अमल दरामद रोकना, मखसूस जजों की तादाद या उस सोच को कम करना, कोई सदाकत है किसी बात में कि जितने मुंह उतनी जबानें उतनी गुफ्तगू हो रही है? आपने जो सब बातें बताई, इससे उस माहौल की अक्कासी होती है ना जिस माहौल में ये फैसला किया जा रहा है। अब वजीर कानून ने बड़ी अच्छी बात कही, जो हिमायती कहते हैं कि आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है। आइन और कानून में 4 शादियां करने की गुंजाइश मौजूद है। वजीर आजम हुक्म दें कि तमाम कैबिनेट मेंबर जिनकी 1, 2, 3 बीवियां कम हैं वो पूरी करें, क्योंकि आइन कानून में गुंजाइश मौजूद है। मसला क्या है कि आप सिर्फ एक कदम इस वजह से उठाएंगे कि आइन और कानून में गुंजाइश मौजूद है, तो गुंजाइश तो पिछले महीने भी थी, पिछले साल भी थी, 4 महीने पहले भी थी। ये गुंजाइश आज क्यों याद आई? क्या इसकी वजह से तकसीम बढ़ी है या कम हुई है? क्या इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट का, अदालत का एतमाद बढ़ रहा है या कम हो रहा है? क्या यह फैसला डिवाइसिव है या पाकिस्तानी अदलिया को इकट्ठा कर रहा है, कौम को अदलिया के फैसलों के पीछे इकट्ठा कर रहा है? देखिए, तकसीम तो उन लोगों में भी आपको नजर आ रही है जिनको जज अपॉइंट करने की ऑफर की गई है। 2 जजेस आपने बताए, बड़े बड़े आला जज जिनका बड़ा नाम है, मकबूल बाकिर साहब, मुशीर आलम साहब, उन्होंने कहा जी हम नहीं बनते जज। 4 में से 2 ने इनकार कर दिया, 2 मान गए। अब तकसीम तो यहां भी है, ये 2 तो पीटीआई के जज नहीं है जिन्होंने इनकार किया था। इसी तरीके से जो पूरी जुडिशल कम्युनिटी है वो डिवाइडेड है। वो जज जो मान रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि माजरत, इसमें एक नुक्ता और यहाँ पे रखना चाहूंगी कि ये भी एक परसेप्शन कहें या एक ये बन गया तासुर कि कोई आला इदारों में बैठे लोग जब कोई ऐसा फैसला लेते हैं तो एक जमात की तरफ से पीटीआई एजेंसी ऐसी सोशल मीडिया कैंपेन होती है, उनके घरों तक के मामला ऐसे उछाले जाते हैं कि खौफ इंसान में पैदा होता है कि इस चीज से, इस मामले से दूर रहा जाए। ये एक तासुर है गुज़िश्ता कुछ सालों में। देखिए, उनका बिहेवियर अपनी जगह पे, उसको हम कंडेम करते रहते हैं। अगर किसी ज़ात पे अटैक की जाता है, सोशल मीडिया को कैंपेन चलाता है, वो बिल्कुल ठीक बात है, उसको हम एक तरफ रख देते हैं। लेकिन इस वक्त तो हम उस मेरिट पर बात कर रहे हैं ना। मैं तो सोशल मीडिया की कैंपेन से मुतासर नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूं पीटीआई का। मैं तो पाकिस्तान की आला अदलिया का सपोर्टर हूं, क्योंकि मेरी तवक्कुआत तो आला अदलिया से है। मैं तो एक ऐसी आला अदलिया चाहता हूं जिस पे सबको एतमाद हो। दुरुस्त। मैं तो चाहता हूं कि इस वक्त जो पूरा तासुर है जो कि अदलिया जो है वो ठीक फैसले कर रही है, वो खराब ना हो। इस वक्त क्या अगर ये फैसला है, इसके पीछे कोई भी ये सोचने पे मजबूर नहीं होगा कि इस मोमेंट पर जब कुछ अहम सियासी फैसले वहां हैं तो
तो सुप्रीम कोर्ट में नंबर गेम को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर ये कितनी बड़ी मैनिपुलेशन होगी अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की नंबर गेम को चेंज करने के लिए एडहॉक जजेस को लाया जाए। भी ऐसी उस्ताद क्या आके पड़ी है? आप मुस्तकिल जजेस को क्यों नहीं लाते? क्या पाकिस्तान में मुस्तकिल जजेस कंप्लीट है मेरा ख्याल से, और वो केसेस सॉल्व करने के लिए कि केसेस का बार बहुत ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, उसको हल करना। सादा कानून से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाया जा सकता है। ठीक हो गया, बढ़ा दे कानून की तरफ से। पाकिस्तान की पार्लियामेंट नंबर को डबल कर दे, किसने रोका है? ठीक है, डबल कर दे, उसके बाद नए जजेस को ले आए। दुरुस्त हो गया, तादाद बढ़ा ली जाए कानून साजी के। एक ब्रेक लेते हैं, हाँ, अगर पार्लियामेंट तो इस पर भी गौर करे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद शहजाद साहब और अफसार साहब की राय आपके सामने रखेंगे। वज़ीर कानून ये कहते हैं कि एडहॉक जजेस तायिनात होने चाहिए, आइन और कानून भी ये कहता है, और आइन भी इसकी इजाज़त देता है। बिल्कुल इजाज़त है। शहजाद साहब, टाइमिंग अहम है नहीं, या सिर्फ एक हुक्मनामा जारी कर दिया जाए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस या गवर्नमेंट की तरफ से कि एडहॉक जजेस सिर्फ सिविल केसेस को निपटाएंगे, सियासी कानूनी मामलात नहीं सुनेंगे, तो क्या गर्द बैठ जाएगी? अच्छा आयशा, ये टाइमिंग और महसूस हालात का आपने जिक्र किया है अपने सवाल में। मेरे ख्याल में एक और चीज़ बड़ी अहम है इस तादाद में, जिसका कि नंबर्स का जिक्र जगम साहब भी कर रहे थे। तादाद भी बड़ी अहम है कि इस तादाद में एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ सवाल ज़रूर उठाती है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का अपना बेंच जो है गुंजाइश 17 जजेस की है। जहां तक मेरी समझ है, इतलात है, 15 जजेस हैं शायद हमारे सुप्रीम कोर्ट में। 17 मुकम्मल है सर इस वक्त। 15 मुकम्मल है, मेरे ख्याल में 17 होने चाहिए। 17 मुकम्मल है सर, 17 हैं, और 4 का कहा था, उनमें से 2 एग्री किए, 2 ने माजरत कर ली है। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब है कि बेंच मुकम्मल है, और फिर वो अगर उसके बावजूद अगर केसेस की तादाद जो है वो इतनी, इसका एहसास हुआ है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो बदकिस्मती से ये केसेस जो हैं, जो तादाद है, ये काफ़ी अरसे से यूं ही चली आ रही है। तो इसलिए आपका टाइमिंग का सवाल, देखिए, जो भी हुकूमत कोर्ट पैकिंग एक दुनिया भर का एक तरीका है, हर हुकूमत अपने हक में फैसले चाहती है, तो ये दुनिया भर में मिसालें हैं कि कोर्ट पैकिंग की जाती है। हमारी अपनी तारीख के अंदर, यानी हमें ये मालूम है कि जस्टिस कयूम से शुरू करें, वो तो एक मामूली चले, एक हाई कोर्ट के जज थे। उसके बाद आप रफीक तारड़ साहब का रोल देखें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के सिलसिले में, आपको समझ आ जाएगी। साकिब निसार और आसिफ खोसा दोनों को मातूब किया जाता है। इनके अपने वक्तों में पंजाब के अंदर रहते हुए खसूसी तल्लुकात थे पंजाब की हुकूमतों के साथ। ये वहाँ की खसूसी तल्लुकात की बुनियाद पे ही फिर मसाइल आगे बढ़ते चले आए हैं, जो कि पाकिस्तान इस वक्त जाती किस्म के अनाद के दरमियान के अंदर फंसा हुआ है। लोगों के जाती अनाद तारीख जो है वो फंसा के रखा हुआ है। ना हमारी गुफ्तगू के अंदर कोई इस्तेकाम है, ना हमारे हालात में इस्तेकाम है, क्योंकि अन्याय और जो आपस के ताल्लुकात हैं माजी के, वो इस तरीके से इसमें हाइल होते हैं। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की। तो आपको जो नजर आ रहा है वो कंटिन्यूटी है उसी सवाल का जवाब में, जो कि हम सब कह चुके हैं। पहला सवाल जो आपने किया था, ये उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से अपनी हुकूमत को दवाम बख्शा जा सकता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब सर साहब, पीटीआई कह रही है कि एडहॉक जजेस के मामले पर वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाएंगे। क्या इसका फायदा होगा पीटीआई को, या फिर पीटीआई के हामी हल्के ये कह रहे हैं कि केपी में असेंबली के जरिए करारदाद मंजूर कर ली जाए एडहॉक जजेस के खिलाफ, वो इस तरफ बढ़ेंगे? पहले केपी वाले अपने वहाँ पर रोजाना जो हमले हो रहे हैं और रात को बाहर नहीं निकल सकते केपी वाले, वो पहले उस पर कुछ कर लें। हुकूमत का काम सिर्फ ये करारदादे पास करना नहीं होता। और मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे टाइमिंग पे बात हो रही है, और इतने पढ़े लिखे लोग जब इस तरह, या तो नाकिस इंफॉर्मेशन है या कोई और वजह है। अब मुझे अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या वजह। कहते हैं कि आज क्यों याद आया? आज इसलिए याद आया कि आज जब 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ पूरी हो गई, तब आप एडहॉक जजेस लगा सकते हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर जजेस पूरे ना हो, उससे पहले एडहॉक जजेस नहीं लगा सकते। अब उस पर एक उनकी तरफ से आर्गुमेंट ये है कि केसेस पेंडिंग बहुत हैं। ठीक है, केस आप ये आर्गुमेंट नहीं मानना चाहते, ना माने, उन्होंने तो आर्गुमेंट दिया है ना काजी साहब। अब काजी फाइज साहब की नीयत पे शक क्यों किया जाता है? इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह यह है कि काजी फाइज साहब एक मजबूत किरदार का जज है। उसने आसिफ सईद खोसा की तरह किसी सियासी लीडर को फ़ोन करके ये नहीं कहता कि मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारा मसला सुनता हूँ। वो उनका बेटा साकिब निसार की तरह किसी सियासी जमात के टिकटें नहीं बेचता।
उनका कोई स्पाउस किसी सियासी लीडर के साथ स्टेज पे बैठा नहीं होता जलसे में, और जिनका जो जज फिर फैसला देता है रिजर्व सीट के मामले में। काजी फायजी साहब पे इल्ज़ाम लगा, उसने खड़े होकर मर्दों की तरह अपने उस केस को लड़ा अकेले। जब आप जिनकी टारगेट किलिंग की बात करिए ना, इतने मुंह खुल जाते हैं यहाँ पे शरीफ आदमी पे हमला करने के लिए कि सब भाग जाते हैं। काजी फायज साहब खड़ा रहा, अपना केस जीता। एजाजुल हसन की तरह और मुजाहिर नकवी की तरह आसान रास्ता इख्तियार करके इस्तीफा देके नहीं भागा। सच्चे होते तो ना भागते। काजी सच्चा था। काजी ने जुल्फकार अली भुट्टो केस का फैसला किया। काजी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बना के अपना इख्तियार कमेटी को दिया। तकलीफ ये है काजी फायज साहब के, वो किसी की पॉकेट में नहीं है। और इस मुल्क में जब आप किसी की पॉकेट में नहीं होते ना ए सियासी जमात के, ना बी सियासी जमात के, ना किसी और के, तो आपके खिलाफ जो छोटे लोग होते हैं वो जरूर पीछे पड़ते हैं। और यही वजह है, काजी का सिर्फ ये कसूर है, इसलिए कोई काम करेगा काजी ठीक हो ये गया। उसके पीछे पड़ जाएंगे गुड और बैड देखे बगैर। नहीं ठीक, एक मिनट मुझे और दीजिएगा। ये टाइमिंग उस वक्त हमें क्यों नहीं याद आई जब 2012 में ताहिरुल कादरी यहाँ पे लाया गया। जब 2013 के इंतखाबात के फौरन बाद सीपैक हुआ तो धरना देना शुरू हो गए, एहतजाज शुरू हो गया पूरे मुल्क में, चाइनीज प्रेसिडेंट को आने नहीं दिया गया। उस वक्त टाइमिंग क्यों नहीं याद आई किसी को। एपीएस का वाकया हुआ, फिर उसके बाद दोबारा यही इस मुल्क में फसाद शुरू हो गया, वो टाइमिंग क्या थी। तो जब नया आर्मी चीफ मुकर्रर होना था और उसी दिन यहाँ पे लॉन्ग मार्च पिंडी में आके इख्तिताम पजीर हो रहा था, ये टाइमिंग क्या थी बता दें मुझे। और बहुत सी टाइमिंग में बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए किसी की नीयत पे शक करना बगैर सबूत के, ये सहाफती बेईमानी भी है और अखलाकी बेईमानी भी है। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। ठीक हो गया जी। आज के प्रोग्राम इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।